हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर का एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या होती है? देखिए, ये एक तरह का ग्राफ होता है किसके बीच में, मास नंबर और एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बीच में। ठीक है, यही लिखा है द कर्व विच शोज द वेरिएशन ऑफ एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर। वो वाली कर्व, ये एक तरह की कर्व है, ये देखिए ये कर्व है ना एक तरह की, वो वाली कर्व जो हमें वेरिएशन देती है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की किसके साथ, मास नंबर के साथ, उसको हम बाइंडिंग एनर्जी कर्व कहते हैं। ठीक है, वेरिएशन का क्या मतलब होता है कि जैसे जैसे आपका मास नंबर चेंज होगा वैसे वैसे एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वो कैसे चेंज हो रही है, वो कैसे वेरी कर रही है, ठीक है, वही आपकी वेरिएशन होती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है बाइंडिंग एनर्जी कर्व की। अगर आपको ये नहीं पता कि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का क्या मतलब है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था इसकी डेफिनेशन। अभी भी दोबारा बता देता हूँ। वो वाली एनर्जी जो आपको चाहिए एक न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन न्यूक्लियन। न्यूक्लियन क्या होता है, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। जो आपके पास न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनको न्यूक्लियंस कहते हैं। ठीक है, तो एक न्यूक्लियन को जो निकालने के लिए एनर्जी चाहिए न्यूक्लियस में से, उसी एनर्जी को हम एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी और मास नंबर ए के बीच में जो वेरिएशन है उसको हम क्या कह देंगे, बाइंडिंग एनर्जी कर्व कह देंगे। तो ये आपका ग्राफ है, ये है आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस मतलब मास नंबर ही। मास नंबर किसका इक्वल होता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस के इक्वल ही तो होता है। ठीक है, तो इसलिए ये आपकी मास नंबर वाली एक्सिस है और ये है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व पर न्यूक्लियन की। यहाँ मैंने क्या लिखा है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, आप लिख लेना इसको अच्छी तरह। ठीक है, और ये नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इस ग्राफ में क्या है, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा तब तब एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की उसमें कैसे वेरिएशन आएगी वो ये ग्राफ बता रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ जो ये पॉइंट है, ये यहाँ हाइड्रोजन है। ठीक है, H1 जिसका जो मास नंबर क्या है 1 है। ठीक है, उसके बाद H2 तक गए हम। ठीक है, ऐसे ऐसे ये आगे बढ़ते रहे, मास नंबर बढ़ाते रहे और साथ के साथ जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, ऐसे He3 हीलियम जिसका मास नंबर 3 है, ऐसे H3 हाइड्रोजन जिसका मास नंबर 3 है। ठीक है, ऐसे करते करते एक आपके पास ये पीक आ गई हीलियम 4। ठीक है, यहाँ जो आप देख सकते हो बाइंडिंग एनर्जी जो पर न्यूक्लियन है वो कितनी है, 7 है, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी याद रखना, ये एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। फिर नीचे आ गई एनर्जी, फिर जैसे जैसे मास नंबर बढ़ा, ठीक है, लिथियम की तरफ हम गए, वैसे ये दोबारा बाइंडिंग एनर्जी जो कर्व है ये फॉल कर गई। ठीक है, फिर से ये आगे बढ़ी, फिर ये फॉल कर गई, फिर ये आगे बढ़ी, फिर फॉल कर गई। और उसके बाद जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, मास नंबर मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो ये एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ये भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, और उसके बाद फिर से जब मास नंबर और ज़्यादा होने लग गया, ठीक है, मतलब कि हम हैवी न्यूक्लियाई की ओर जा रहे हैं, हैवी एटम की ओर जा रहे हैं जिनका मास नंबर ज़्यादा है। ठीक है, तो उनकी तरफ जाते जाते जो ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व है वो क्या होने लगी, कम होने लगी। ठीक है, और आप यहाँ देख सकते हो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट Fe56 मतलब कि जब आयरन जिसका मास नंबर 56 है उसके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वो मैक्सिमम है। ठीक है, इसके लिए मैक्सिमम है और ये आपकी होगी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी ये, जो कि मैक्सिमम है। अब हम कुछ पॉइंट्स में इसी बाइंडिंग एनर्जी कर्व को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा ग्राफ था। ये आपका यूरेनियम 238 है। आप देख सकते हो कि इसके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो क्या हो गया, कम हो गया जब आपके हैवी एलिमेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, इनके आगे भी जो एलिमेंट्स हो गए यूरेनियम के आगे, उनके लिए भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू कम आएगी। So, from binding energy curve, following facts have been revealed. Binding energy curve से आपके पास ये following facts आए। पहला फैक्ट क्या है, फॉर लाइटर न्यूक्लियाई लाइक H1 H2, ठीक है, He3 द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी इज वेरी स्मॉल। आप देख ही सकते हो
जो आपके हैवी लाइटर न्यूक्लियाई हैं। लाइट न्यूक्लियाई मतलब जो हल्के हैं, जिनका मास नंबर कम है। तो मास नंबर किनका कम था? ये हाइड्रोजन का H1 H2 He3, ठीक है, इनका मास नंबर कम था ना। तो आप देख सकते हो कि जिनका मास नंबर कम है उनके लिए जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की जो वैल्यू है वो भी कम है, 3 तक, 3 से कम ही है, 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ही है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ कि लाइटर न्यूक्लियाई के लिए जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या है? स्मॉल है। सेकेंड, there are some well-defined peaks for mass number ranging from 2 to 20 corresponding to nucleides, ये, ठीक है। क्या कह रखा है कि जो ये न्यूक्लियाइड्स हैं इनके लिए कुछ वेल डिफाइंड पीक्स हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए He4 हीलियम, हीलियम के लिए देखिए एक पीक है ना, यहाँ इस पॉइंट पे एक पीक पॉइंट आ गया ये, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखो ये कार्बन 12, ये वाला पॉइंट, ये कार्बन 12 के लिए है, तो यहाँ भी एक पीक आई है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी एक पीक आएगी, यहाँ भी कोई होगा, जैसे यहाँ न्यून है शायद Ni, तो यहाँ भी बाइंडिंग एनर्जी की एक पीक है इन एलिमेंट्स के लिए। तो ये जो पीक्स हैं ये हमें क्या बता रही हैं? ये पीक्स हमें ये बता रही हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं He4, ये C12, ये Ne20, ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, ठीक है, जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है वो इनके नेबरिंग मतलब कि जो इनके आसपास जो एलिमेंट्स हैं उनसे ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कि हीलियम है, इसका जो नेबरिंग है वो क्या है? लिथियम, ठीक है। यहाँ कोई और एलिमेंट्स होंगे, मैंने सारे एलिमेंट्स नहीं बनाए, यहाँ और भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, कुछ आइसोटॉप्स या आइसोबार्स होंगे, तो उनसे इसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, ठीक है। इसके पास जो नेबर के एलिमेंट्स हैं उनसे इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या है? ज़्यादा है। सिमिलरली ऐसे C12 के लिए भी और Ne के लिए भी ये लिखा है, दीज पीक्स शो दैट दे हैव मोर वैल्यू ऑफ एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज कम्पेयर टू देयर नेबरिंग न्यूक्लियाइड्स, जैसे कि 3Li7, ठीक है, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। अब देखिए अगर इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि जो एनर्जी हमें चाहिए न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए वो भी क्या होगी? ज़्यादा लगेगी, हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए। और अगर किसी न्यूक्लियस में से न्यूक्लियन को निकालना मुश्किल है, इसका मतलब क्या है कि वो जो न्यूक्लियस है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेज है वो ज़्यादा है, ठीक है। और इसका मतलब वो जो न्यूक्लियस है ज़्यादा स्टेबल होगा, उसको तोड़ना मुश्किल होगा, ठीक है ना, उसको ब्रेक करना मुश्किल होगा। बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा मतलब कि वो जो बीच में न्यूक्लियस है वो अच्छी तरह बाउंडेड है, ठीक है। और वो जो न्यूक्लियस होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, उसको तोड़ना मुश्किल होगा, ठीक है। तो यही है, सो दे आर मोर स्टेबल देन देयर नेबर्स। तो मतलब जो ये पीक वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अपने जो नेबर्स हैं, नेबरिंग जो न्यूक्लियाइड्स हैं, ठीक है, उनसे वो क्या होंगे? ज़्यादा स्टेबल होंगे, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी उनकी क्या है? ज़्यादा है अपने नेबरिंग एटम से, यहाँ पे न्यूक्लियाइड से। थर्ड पॉइंट क्या है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन फॉर Fe। तो मैंने ये आपको पहले बता दिया था कि जो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी वो किसके लिए? Fe56 के लिए, जो क्या है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। Fourth, the binding energy per nucleon decrease with increase in mass number A and falls to about 7.6 mega electron volt for uranium, ठीक है। यहाँ तक देखते हैं पहले कि मैंने आपको क्या बताया था, जैसे जैसे आपका मास नंबर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आपका मास नंबर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। देखिए फॉलो हो रही है ना, ये कहाँ तक फॉलो हो रही है? यूरेनियम तक। यूरेनियम के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी की जो वैल्यू है वो क्या है? 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की जो वैल्यू है वो ये है, यही लिखा हुआ है। अब इसका रीज़न क्या है कि आगे जाते जाते जो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू है वो कम क्यों होती जा रही है? तो इसका ये रीज़न है, देखिए जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता जाएगा, मास नंबर के बढ़ने का क्या मतलब है कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियंस बढ़ेंगे तो प्रोटॉन्स की मात्रा भी ज़्यादा होगी, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, ठीक है। अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बढ़ेंगे ना तो उनमें जो रिपल्शन है वो भी बढ़ेंगी। न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? न्यूक्लियंस होते हैं ना। न्यूक्लियंस मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे जो
प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं वो बढ़ेंगे, ठीक है। और प्रोटॉन्स अगर बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन्स के अंदर रिपल्शंस होंगी जिनको हम कोलम्बियन रिपल्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर वो रिपल्शंस होंगी तो उसके कारण क्या होगी, बाइंडिंग जो एनर्जी है वो कम होगी, हमें कम एनर्जी चाहिए होगी न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए, उसमें से न्यूक्लियन को निकालने के लिए, क्योंकि रिपल्शंस बढ़ रही हैं। रिपल्शंस बढ़ने के कारण वो थोड़ा सा अनस्टेबल होने लग जाएगा, ठीक है, जिससे बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। इस यही रीजन है बाइंडिंग एनर्जी के कम होने का, क्योंकि रिपल्शन हो रही है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में। तो वही लिखा है, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन कोलम्बियन रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स, ठीक है, एज देयर नंबर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन ए, क्योंकि उनका जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है मास नंबर के इंक्रीज होने के साथ साथ, किसका, प्रोटॉन्स का, जिसके कारण कोलम्बियन रिपल्शन बढ़ेंगी। तो इसका मतलब जो आपके न्यूक्लियाइड्स हैं, दिस शोज दैट दीज न्यूक्लियाइड्स आर रिलेटिवली लेस स्टेबल। दीज न्यूक्लियाइड, जो ये वाले न्यूक्लियाइड्स है, कौन से, जिनका जो मास नंबर ज़्यादा है वो क्या है, लेस स्टेबल है। अब देखिए इसके बाद इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व को और स्टडी किया गया और उससे हमारे पास कुछ फैक्ट्स आए, उस स्टडी से कुछ फैक्ट्स आए, ठीक है। देखते हैं वो क्या फैक्ट्स हैं और क्या ऑब्जर्वेशंस आई, ठीक है। कुछ ऑब्जर्वेशन निकाली गई, वो क्या थी। पहली, द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ न्यूक्लियाइड्स हैवियर देन यूरेनियम। जो आपकी यूरेनियम है, यूरेनियम, इससे भी जो हैवी न्यूक्लियाइड्स हैं, ठीक है, जो हैवी एटम्स हैं, ठीक है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी और भी कम है इससे। तो आपको पता ही होगा, क्योंकि ये बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, फॉल हो रही है मास नंबर के इंक्रीज होने के साथ। तो मास नंबर बढ़ेगा तो बाइंडिंग एनर्जी कम होती जाएगी, मतलब कि जो हैवी एलिमेंट्स हैं उनके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या है, कम है, ठीक है। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी कम है तो वो जो न्यूक्लियाइड्स हैं वो क्या होंगे, लेस स्टेबल होंगे, ठीक है, जहाँ हम कहते हैं अनस्टेबल होंगे। अगर अनस्टेबल का क्या मतलब होता है कि उनको ब्रेक करना आसान है, न्यूक्लियाइड्स जो वो न्यूक्लियाई हैं या फिर न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएंगे, आराम आराम से क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, या हम कह सकते हैं डिके हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डिके हो जाएंगे। और ऐसे न्यूक्लियाइज को जो अपने आप डिके होते रहते हैं उनको हम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, रेडियो एक्टिव है। तो यूरेनियम से अगले जो एलिमेंट्स हैं उनके जो न्यूक्लियाई हैं वो क्या हैं, उनकी जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो क्या है, स्मॉलर है, ठीक है, कम है। तो इसलिए हम कहेंगे वो अनस्टेबल है और रेडियो एक्टिव है। सेकंड पॉइंट क्या है, द बाइंडिंग एनर्जी स्मॉल फॉर बोथ लाइट एंड हैवी न्यूक्लियाई एज कंपेयर टू मिडिल मास न्यूक्लियाई। ये तो आपने देख ही लिया, जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की जो वैल्यू है वो लाइट जो एलिमेंट्स हैं, जो लाइट जो न्यूक्लियाई हैं, लाइट जो न्यूक्लियाई हैं उनके लिए क्या है, कम है, ठीक है। और जो हैवी न्यूक्लियाई है उनके लिए भी कम है। लाइट न्यूक्लियाई मतलब कि जिनका मास नंबर कम है, जिन न्यूक्लियाई का, उनकी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कम है, ठीक है। उसी तरह जिनके जो न्यूक्लियाई हैवी हैं, जिनका मास नंबर ज़्यादा है, उनकी वैल्यू भी जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व की है वो भी कम है, ठीक है, यही लिखा हुआ है। द बाइंडिंग एनर्जी स्मॉल फॉर बोथ लाइट एंड हैवी न्यूक्लियाई एज कंपेयर टू मिडिल मास न्यूक्लियाई। मिडिल मास न्यूक्लियाई मतलब ये वाले न्यूक्लियाई, यहाँ से यहाँ, मतलब कि जो जिनका मास लाइट और हैवी के बीच में है। इससे होता क्या है, देखिए, जो ये छोटे न्यूक्लियाई हैं ये फिर अनस्टेबल होंगे क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है। तो ये अब स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, ये ना एक दूसरे में फ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि जो छोटे न्यूक्लियाई है ना वो एक दूसरे में क्या करके फ्यूज होके, ठीक है, मिडल मास न्यूक्लियाई बनाते हैं, एक दूसरे में फ्यूज होके मिडिल मास न्यूक्लियाई बनाते हैं ताकि इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाए और वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। सिमिलरली जो हैवी न्यूक्लियाई हैं वो क्या होते हैं, वो स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है, वो स्प्लिट होके मिडिल मास न्यूक्लियाई में आ जाते हैं क्योंकि वो भी स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। तो जब आपके आपके जो लाइट न्यूक्लियाई हैं वो जब मिडिल मास में कन्वर्ट होते हैं, एक दूसरे में फ्यूज होने के बाद मिडिल मास में जब कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। और जब आपके हैवी न्यूक्लियस जो होते हैं वो मिडिल मास न्यूक्लियाई में स्प्लिट होते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन, क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन। तो यही लिखा हुआ है इस पॉइंट पे। So if heavy nucleus is made to split into two middle mass nuclides, ठीक है,
कि अगर हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है किसमें, दो मिडिल मास न्यूक्लियाइड्स में, और जो स्मॉलर न्यूक्लियस है, कौन से स्मॉलर, जिनका मास नंबर कम है, वो आर मेड टू फ्यूज टुगेदर, वो एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं ताकि वो भी मिडिल मास न्यूक्लियाई बना सकें। देन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी लाइब्रेट होती है, एनर्जी बाहर को निकलती है। ठीक है, जो फॉर्मर प्रोसेस है, फॉर्मर प्रोसेस मतलब जो पहले वाला प्रोसेस है, जिसमें जिसमें जो हैवी न्यूक्लियस है वो स्प्लिट हो रहा है टू मिडिल मास न्यूक्लियाइड्स में, वो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। एंड द लेटर, लेटर मतलब जो बाद वाला प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करें, जो स्मॉलर न्यूक्लियस आर मेड टू फ्यूज टुगेदर, मतलब कि जिसमें जो न्यूक्लियस, छोटे न्यूक्लियस हैं वो एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं, क्या करने के लिए, मिडिल मास न्यूक्लियाई को बनाने के लिए, उस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। तो ये आपकी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व से आई थी। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था बाइंडिंग एनर्जी कर्व। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या होती है और उससे क्या क्या ऑब्जर्वेशंस निकल के आई।